हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। फ्री बैच ऑलरेडी दिसंबर 2023 के लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स, पेपर 1 जनरल पेपर है जो पेपर 2 कॉमर्स, उसका कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इवन डेली मॉक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होती हैं, वो भी यूट्यूब चैनल के भी और टेलीग्राम पे भी, दोनों पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जस्ट आपको करना क्या है, एक तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सेकेंड आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। डेली क्विज की सीरीज भी वहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शिफ्ट होते हैं। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि आज पता है आपको, आज हमारे पेपर 1 की क्लास है। हम कर रहे थे पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में आज हमारा लास्ट सेशन है सिलेबस का, रिसर्च एथिक्स, मतलब क्लासेस का लास्ट सेशन नहीं है, सिलेबस में जो चीज़ें यूजीसी ने मेंशन की उसका आज लास्ट सेशन। आज हम रिसर्च एथिक्स कर लेंगे। उसके बाद 3-4 दिन वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो पिछले पेपर्स में बहुत बारी पूछे गए हैं, उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं अप्रॉक्स 111 पेज के अराउंड, जहाँ से रिसर्च एथिक्स का टॉपिक स्टार्ट होता है। ये तो भी नहीं, रिसर्च एथिक्स, हाँ यहाँ से। सो स्टार्ट करते हैं। देखो रिसर्च एथिक्स क्या है। देखो एथिक्स होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो एथिक्स हमें ये चीज़ बताते हैं हमें क्या चीज़ें करनी है, हमें क्या चीज़ें नहीं करनी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये तो एथिक्स है। देखो एथिक्स हर चीज़ हर जगह पे प्रेवेलेंट है, ये आपको पता है। हर चीज़ पे आपको, हर कंडक्ट आपका एथिकल ही होना चाहिए। सेम वे में जब रिसर्चर एक रिसर्च के प्रोसेस को कैरी आउट करता है तो उसमें भी रिसर्च के उसको एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। यानी जो एथिकल कंसीडरेशंस बनती हैं रिसर्च के प्रोसेस के दौरान, उनको ड्यू अध्ययर करना पड़ेगा रिसर्चर के द्वारा। सो इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो जो रिसर्च एथिक्स है ना, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस हो गई या स्टैंडर्ड्स हो गए, जो आपके रिसर्च, जो आप जिसको आप कंडक्ट कर रहे हो उसको गाइड करते हैं। क्योंकि देखो क्यों, पहले इतना समझो, यानी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स, ये तीनों चीजें, ये जो आप रिसर्चर, जो आपका रिसर्च कर रहा है, ये उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एक बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं, एक हद प्रोवाइड करते हैं कि रिसर्च का प्रोसेस इस हद के बीच रह के ही कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, आपने ये चीज़ इस स्टैंडर्ड पे आके करनी है। गाइडलाइंस, हर चीज़ को करने का तरीका बताया जाता है, यानी रिसर्चर ने अगर कोई चीज़ करनी है तो उसका तरीका क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, आपको रिसर्च करते टाइम रिसर्चर को उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि देखो जब रिसर्च किया जाता है ना, उसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होंगे, माइट भी एनिमल्स होंगे, और डाटा होगा और मटेरियल होगा जिसकी प्राइवेसी एटमोस्ट इंपॉर्टेंस किया। सो अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे रिसर्च के प्रोसेस में आ रही हैं तो रिसर्च एथिक्स का तो आना बिल्कुल 100% लाजमी ही है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो ये रिसर्च एथिक्स है, ये इंश्योर करते हैं कि रिसर्चर इंटेग्रिटी बनाए रखेगा, वो रिस्पेक्ट करेगा ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स की, उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेगा, एनिमल्स की रिस्पेक्ट करेगा। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो रिसर्च प्रैक्टिसेस उसको यूज करनी चाहिए वो उनको यूज करेगा। ठीक है, उसने ह्यूमंस की राइट प्रोटेक्ट करनी है, एनिमल्स की राइट प्रोटेक्ट करनी है, डाटा की प्राइवेसी की राइट प्रोटेक्ट करनी है, डाटा प्रोटेक्शन देनी है, पर्सनल इंटेग्रिटी बनाए रखनी है, वेलफेयर चाहिए उसे किसी भी तरीके से पार्टिसिपेंट की, जो रिसर्च प्रोसेस में जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, बीइंग द पार्टिसिपेंट ऑफ रिसर्च, उसकी डिग्निटी किसी भी कारण कम नहीं होनी चाहिए। सो इतनी चीज़ों का ध्यान रिसर्चर को रखना पड़ता है, जिसके लिए रिसर्च एथिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हो और रिसर्च एथिक्स को कंप्लाई करते हो तो रिसर्चर्स एक एथिकल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्थी वे में रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब देखो एथिकल होगा तो मतलब कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन कभी रिसर्च में नहीं आएगी, मतलब कोई भी तरीके के आपको मतलब लीगल रेगुलेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बनी रहेंगी। यानी जो बंदों ने आपका रिसर्च को देखना है, जिन्होंने आप पे डिपेंड करना, वो ट्रस्टवर्दी होंगे, मतलब उनका पूरा भरोसा आप पे होगा, क्योंकि उनको पता है कि आपने रिसर्च बिल्कुल सही तरीके से बिना कोई गलत काम किए हुए कंडक्ट किया है। अब टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले आते हैं रिसर्च एथिक्स के इंट्रोडक्शन।
देखो डेफिनेशन क्या है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो रिसर्च को किस तरीके से करना है, उसको किस तरीके से कंडक्ट करना है, उसको गवर्न करते हैं। ये चीज़ का काम ही ये है। देखो जब आप रिसर्च में रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हो, उसका यही काम है, उसका यही रिजल्ट निकलेगा कि आपने रिसर्च जो किया है ना, एक तो वो एथिकली किया, आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया और उसकी इंटेग्रिटी बनाई रखी है। मतलब उसमें किसी तरीके का डाटा ब्रीच नहीं है, किसी बंदे का मतलब फोर्स्ड कंसेंट नहीं है, सारे इन्फॉर्म्ड कंसेंट से ही आए हैं। किसी भी बंदे की आइडेंटिटी आपने रिवील नहीं की, प्राइवेसी आपने बना के रखी है। सो कहीं ना कहीं आप जो आपके ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या आपका डाटा हो सकता है रिसर्च में, आप उनको प्रोटेक्ट कर रही हो, आपने उसकी प्राइवेसी बनाई हुई, या किसी भी तरीके से वो लीक नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। अब रिसर्च एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ये चीज़ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। जो रिसर्च एथिक्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो उनके राइट्स और वेलफेयर उनका प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। किसी भी तरीके से उनके कोई भी राइट हार्म नहीं होनी चाहिए, उनके वेलफेयर हार्म नहीं होना चाहिए। इवन साइंटिफिक इंटेग्रिटी प्रमोट करते हैं, बिना अगर आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल प्राइवेसी के अंदर है, बिल्कुल इनक्रिप्टेड है, कोई भी लीक नहीं हो रहा, तो इवन आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो रिसर्च का, जो स्टेप्स आप कैरी आउट कर रहे हो, वो सारे साइंटिफिक मैनर में एक मतलब सिस्टमेटिक वे में कर रहे हो, तो डैम श्योर आप साइंटिफिक इंटेग्रिटी बनाई रखे हुए हैं। इवन आप पब्लिक का ट्रस्ट बनाना चाहते हो, मतलब देखो जो चीज़ बिल्कुल सीधे तरीके से लीगल वे में की होती है ना, लोग उसको ही ट्रस्ट करते हैं, लोगों का भरोसा उस चीज़ पे ही होता है। सो कहीं ना कहीं अगर आपका रिसर्च एथिक्स आपने अच्छे से फॉलो किया, मतलब रिसर्चर्स ने फॉलो किए हैं, तो वो रिसर्च में ट्रस्ट बना ही रहेगा पब्लिक का। सो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ ये इंश्योर करती है कि जो रिसर्च है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। मतलब रिसर्च का तो देखो नो डाउट आप रिसर्च अपने नॉलेज गैप्स को पूरा करने के लिए कर रही हो, यानी जो नॉलेज गैप्स इवन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या प्रायर थ्योरीज में या प्रायर स्कॉलर्स के काम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं है तो ये सोसाइटी इंडिविजुअल्स के लिए ना। सो उनका आप वेलबींग इंश्योर कर रहे हो। इवन आपकी जो रिसर्च के रिगार्डिंग लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बनती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, आप उनको भी पूरा कर रहे हो। जितने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने थे, आपने बाकायदा उनको मेंटेन किया है। अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो जो रिसर्च एथिक्स है ना, उनको अब काफ़ी टाइम हो चुका है, वो इवॉल्व हो चुके हैं। अब रिसर्च एथिक्स के आने का भी एक सॉलिड कारण था। देखो अर्लियर ना कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, या आप कह सकते हो ऐसी सर्कमस्टांसेस ओरिजिनेट हुई हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जिनके कारण आपके रिसर्च एथिक्स को ओरिजिन मिला है, ठीक है। यानी एथिकल वायलेशंस तो हुई हैं, वो एथिकल वायलेशंस इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट रिसर्च एथिक्स का इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आपको मैं एथिकल वायलेशंस बताऊं तो जैसे आप अगर स्टडी करोगे, एक टस्कजी सिफिलिस स्टडी थी और एक नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट था, ये दोनों में बहुत ज़्यादा एथिकल वायलेशंस हुई थी। ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, इसी कारण रिसर्च एथिक्स को ओरिजिन मिला था। सो जो ये इंसिडेंट्स है ना, कहीं ना कहीं इन्होंने ही एथिकल प्रिंसिपल्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, और इन्होंने ही गाइडलाइन सेट किया जो रिसर्च में ऐसे अब्यूजेस हो रहे हैं, यानी जो इन खास करके दो इंसिडेंट्स में या एक्सपेरिमेंट्स में आप कह सकते हो हुए थे, कि वो आगे होने वाले फ्यूचर में जो रिसर्च प्रोसेसेस हैं उनमें ना दोहराई जाएं, ठीक है। सो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, शॉर्ट में ही बस इतना याद रखो क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पेपर में आता। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स रिसर्च में कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, या आप ऐसे भी कह सकते हो रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। अब जो रिसर्चर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की ऑटोनॉमी और डिग्निटी। मतलब वो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी को, उनकी डिग्निटी को रिसर्चर्स को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब रिसर्चर ये नहीं कह सकता कि अगर वो रिसर्चर वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, बट जो पार्टिसिपेंट है उसको मतलब कदर ना करे उसकी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब रिसर्चर्स को, पार्टिसिपेंट्स को ड्यू रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। इवन इंश्योर करना पड़ेगा कि जब वो पार्टिसिपेंट्स रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वॉलंटरली करें। कोई भी रिसर्चर किसी भी पार्टिसिपेंट्स को धक्के से रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकता। पार्टिसिपेशन हमेशा वॉलंटरली चाहिए, खुद ब खुद होनी चाहिए। इवन उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए, मतलब उन्होंने खुद कंसेंट दिया होना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेंट्स खुद कंसेंट देंगे कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट के पास पूरी राइट होगी टू मेक डिसीजंस।
मतलब इन शॉर्ट राइट टू मेक डिसीजन, मतलब पार्टिसिपेंट अपने फैसले अपने डिसीजंस खुद लेगा, उसके पास बकायदा एक राइट है। इवन वो पूरा का पूरा रिसर्च में इन्वॉल्व है। इवन अगर उसे लगे कि कुछ टाइम पे, मतलब किसी भी टाइम पे अगर रिसर्चर पार्टिसिपेंट को लगे कि उसे इस फॉर द टाइम बिंग रिसर्च से बैक विड्रॉ करना है अपने आप को, क्योंकि रिसर्च के आउटकम्स या कंसिक्वेंसेस उस पर किसी न किसी वे में नेगेटिव वे में आ रहे हैं, तो वो कर सकता है। यानी पार्टिसिपेंट के पास पूरी राइट है जब उसे लगे कि वो विड्रॉ कर सकता है रिसर्च के प्रोसेस से। आगे आता है बेनिफिशियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशियंस जो रिसर्चर्स हैं उनका मेन लक्ष्य, उनका मेन एम यही है कि उन्होंने जो बेनिफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करना है, और जो पोटेंशियल हार्म्स हो सकते हैं रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को उनको मिनिमाइज करना है। जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप बेनिफिट्स दो, जितने मर्जी दे सकते हो, मतलब रिसर्चर के हाथ में है, बट उनको किसी भी तरीके का पोटेंशियल हार्म नहीं होना चाहिए, उसको आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। यही रिसर्चर का लक्ष्य है। उनको यानी रिसर्चर को हर तरीके का जो भी पोटेंशियल रिस्क अराइज हो सकता है रिसर्च प्रोसेस में टूवर्ड्स दी पार्टिसिपेंट, वो अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। बेनिफिट्स जो वो दे सकता है उनको देना पड़ेगा, और उसे ये स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे कि जो हर हालत में जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है उसका वेलबींग और सेफ्टी इंश्योर करी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है जस्टिस। अब रिसर्चर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो रिसर्च के बेनिफिट्स हैं और बर्डन्स हैं, देखो क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ बाई साथ, अगर हर एक किसी भी चीज़ का बेनिफिट होता है उसकी लिमिटेशंस भी होती है। सो सेम वे में जो रिसर्च यानी कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स भी निकलेंगे, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी निकलेंगी। सो रिसर्चर का काम ये बनता है कि बेनिफिट्स और बर्डन्स दोनों को वो फेयरली और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करे। मतलब ये नहीं है कि एक बंदे को अकेले बेनिफिट्स चल गए, दूसरे को सारे ड्रॉबैक्स या बर्डन्स चल गए, उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। उनको अवॉइड करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना। मतलब वल्नरेबल पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है रिसर्च के प्रोसेस के दौरान, उनकी एक्सप्लॉइटेशन किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। उनको जितने भी सोशल इश्यूज हैं, लाइक जितने भी इश्यूज प्रिवेल करें, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, इंक्लूजन हो गया, या रिसर्च अपॉर्चुनिटी का एक्सेस हो गया, इन सबको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, इनको कंसीडर करना पड़ेगा अगर रिसर्च को एथिकली कंडक्ट करना है। ठीक है, अब आगे आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च एथिक्स में, उसको करते हैं। देखो जो इन्फॉर्म्ड, पहले तो मतलब समझो, जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है ना, ये एक वॉलंटरली एग्रीमेंट है। इंडिविजुअल्स जो करते हैं कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे अगर उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मौका मिलता है। यानी मतलब उनको तो मौका मिलेगा, इवन जो रिसर्च का मतलब पूरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सिंपल वे में बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। जब रिसर्चर का क्या काम होता है, अगर रिसर्चर ने अपने रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करना है तो उसे पार्टिसिपेंट्स को पूरा रिसर्च का पर्पस क्या है, क्या रिसर्च में प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे, क्या क्या रिसर्च के प्रोसेस में रिस्क राइज हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, या राइट्स क्या पार्टिसिपेंट की, पहले ये सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिसर्चर को रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को बतानी ही पड़ेगी। अगर पार्टिसिपेंट्स को ये हर चीज़ ठीक लगती है, मतलब उसे सब कुछ ठीक बैठता है कि वो मतलब एग्री करता है, यानी वो जब वॉलंटरली एग्री कर गया वो फिर अपना कॉन्सेंट दे देगा रिसर्चर को कि वो रिसर्चर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के नाम से जानते हैं। आगे अब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं। देखो इन्फॉर्म्ड कंसेंट सबसे पहले क्लियर और अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब जो कॉन्सेंट आप दे रहे हो, पहले जो आप रिसर्चर पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना रिसर्च पार्टिसिपेंट को, वो पूरी क्लियर होनी चाहिए। यानी मतलब आपने अपनी तरफ से हर एक चीज़ पार्टिसिपेंट्स को बताई है जो जो रिसर्च में हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर है, पूरी अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, जो सेकंड, ये पहली चीज़ होगी, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा, जो पार्टिसिपेंट है उसकी पार्टिसिपेशन वॉलंटरली हो गया, रिसर्चर उसे फोर्सफुली रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकता। तीसरा, पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट रिसर्चर पूरी अच्छे से समझाएगा। ठीक है, रिसर्चर पूरा पार्टिसिपेंट को बताएगा कि भाई ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये रिस्क राइज हो सकते हैं। रिसर्च पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन की उसकी अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, इवन उसके डाटा की बनाई रखेगी। यानी किसी भी तरीके से उसका डाटा या उसकी आइडेंटिटी लीक नहीं की जाएगी रिसर्चर के द्वारा। आगे पार्टिसिपेंट्स के पास पूरी राइट है कि वो रिसर्च के प्रोसेस से कभी भी अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं इनको एड्रेस करना पड़ेगा कि
पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिल रही हैं या क्या क्या उसको कंपनसेशन दी जाएगी अगर कोई किसी भी तरीके का उसको हार्म होता है, ठीक है। सो ये थे कुछ कंपोनेंट्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। आगे आता है कंसेंट का प्रोसेस क्या है। देखो जो कंसेंट का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जो आपके पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स यानी जो पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं या जो आपके रिसर्च प्रोसेस के पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, आप उनको मतलब रिसर्चर उनको पूरी इंफॉर्मेशन बीइंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो कॉम्प्रीहेंशन इंश्योर करता है, मतलब कॉम्प्रीहेंसिव वे में पूरी चीज़ें डिटेल में बताता है। पार्टिसिपेंट्स को पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो जितना क्वेश्चंस अपने बिहाफ पे पूछना चाहते हैं वो रिसर्चर से पूछ सकते हैं। पहले क्या होगा, पहले रिसर्चर सारी डिटेल प्रोवाइड कर लेगा भाई क्या क्या रिसर्च कैसे कैसे होगा, क्या क्या रिस्क होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, किस किस तरीके से मेथड्स यूज करे जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन सा डाटा आपसे लिया जाएगा। फिर मौका दिया जाता है पूरा पार्टिसिपेंट को, अब उनको जो जो लगता है वो चीज़ें वो पूछ सकते हैं। जब उन्होंने सब कुछ पूछ लिया, उनको क्लैरिफिकेशन दे दी रिसर्चर ने, उसके बाद वॉलंटरी एग्रीमेंट किया जाता है, यानी पार्टिसिपेंट वॉलंटरली एग्रीमेंट करता है, वो खुद अपनी वॉलंटरली कहता है कि मैं रिसर्च में पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ। फिर रिटन कंसेंट किया जाता है, मतलब वो अपना इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट दे देता है, वो खुद देता है, वो खुद उसकी इच्छा है कि उसने रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है। बट यहाँ पे भी कुछ कई बार एक्सेप्शंस हो सकती हैं, वो रिसर्च टू रिसर्च डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आता है अगर आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट विद वल्नरेबल पॉपुलेशंस, ठीक है। एक तो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, एक होती है वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्टीक पे लगी है, जिसपे सबसे ज़्यादा रिस्क हो सकता है। देखो कई बार स्पेशल कंसिडरेशंस होती हैं जिसको मस्ट बी गिवन व्हेन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम वल्नरेबल पॉपुलेशन। अगर आप नॉर्मल पॉपुलेशन को मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन से पार्टिसिपेंट को चूज कर रहे हो फिर तो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। कई बार आपको ना पार्टिसिपेंट्स को वल्नरेबल पॉपुलेशन से चूज करना पड़ता है, अगर आपने रिसर्च को प्रॉपर कंडक्ट करना है तो उस चीज़ में कई बार आपको स्पेशल कंसिडरेशंस देनी पड़ेंगी, जैसे चिल्ड्रन हो सकते हैं, अगर आपका कोई इंडिविजुअल ऐसा जिसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब दिमागी संतुलन पूरा ठीक नहीं है वो आपका पार्टिसिपेंट है, या जिनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। सो इन चीज़ों को आपको इन स्पेशल कंसिडरेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इवन अगर आपकी पॉपुलेशन में ऐसे बंदे हैं यानी जिनकी कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है, तो जो आपने सेफगार्ड्स एक नॉर्मल प्रोसेस में रिसर्च के करते हो ना, जहाँ पे आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन, आपको उससे भी कुछ एडिशनल सेफगार्ड्स इस प्रोसेस में करने पड़ेंगे ताकि आप उनकी राइट्स और वेलफेयर को प्रोटेक्ट कर पाओ, ठीक है। समझ आ गया? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एथिकल कंसिडरेशंस इन डिफरेंट रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। अब कुछ टाइप्स के रिसर्च हैं, उनमें उस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या एथिकल कंसिडरेशंस बनती हैं, अब हम उसको स्टडी करने चाह रहे हैं। देखो सबसे पहला आता है बायोमेडिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च। अब जो ये आपका बायोमेडिकल और क्लिनिकल रिसर्च होता है इसमें कुछ ऐसी एथिकल कंसिडरेशंस आती है जिनको स्टडी करना बड़ा ज़रूरत है। जैसे देखो बायोमेडिकल और क्लिनिकल मतलब रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू डॉक्टर्स, रिलेटेड टू पेशेंट्स, ठीक है। सो इस रिसर्च में यानी अब मेडिसिन पे आप रिसर्च कर रहे हो, सबसे पहला तो आपको पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की हेल्थ को किसी भी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन नहीं लीक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियली एनोनिमस रहेगा वो पूरा टाइम, मतलब उसका रिसर्च में होना सिर्फ रिसर्चर को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। आपको हर चीज़ रिसर्च में जो यानी जितने भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें आप रिसर्च में कर रहे हो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट आपको प्लेसेबो कंट्रोल्स यूज़ करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स आपने करने हैं और आपको अच्छे से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो ये रिस्क और बेनिफिट्स आपको राइज हो सकते हैं, ठीक है। सो ये थी कुछ एथिकल कंसिडरेशंस बायोमेडिकल और क्लिनिकल रिसर्च में। नेक्स्ट आता है सोशल एंड बिहेवियरल रिसर्च, ठीक है। अब ये सारे करेंगे। देखो जो सोशल और बिहेवियरल रिसर्च है इसमें भी कुछ एथिकल इश्यूज राइज हो सकते हैं, रेज हो सकते हैं। प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियल, ये तो हर रिसर्च में, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। यूज ऑफ डिसेप्शन, ये इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके रिसर्च कंडक्ट करने से जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी तरीके का उनको पोटेंशियल हार्म तो नहीं हो रहा, इसका ध्यान रखो। अगर आपकी वल्नरेबल पॉपुलेशंस आ रही है, आपके पार्टिसिपेंट वल्नरेबल पॉपुलेशन से बिलोंग कर रही हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेवारी है। सो रिसर्चर को इन चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा, उसे कंसीडर करना पड़ेगा जो पोटेंशियल सोशल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके रिसर्च करने के कारण पार्टिसिपेंट की मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे पड़ सकता है, उस चीज़ को ध्यान से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जेनेटिक एंड जीनोमिक रिसर्च। जो जेनेटिक और जीनोमिक रिसर्च है इसमें भी कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो हर में है। इवन
आपको, अगर आप किसी बंदे की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करना रिसर्चर की जिम्मेवारी है। पोटेंशियल स्टिग्मेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना पड़ेगा जेनेटिक डाटा का, लीक नहीं होगा, प्राइवेसी बनानी पड़ेगी, इंटेग्रिटी रखनी पड़ेगी, एनोनिमस रखना पड़ेगा, यानी वो जीनोम सीक्वेंसेस किसी भी तरीके से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल एंड एनिमल रिसर्च। अगर आप इन्वायरमेंटल और एनिमल रिसर्च कर रहे हो तो उसे में डैम श्योर आप एनिमल्स को यूज़ करोगे, उनका प्रॉपर यूज़, उनको बिना हार्म किए, किसी भी तरीके का माइनर सा भी इनको हार्म नहीं होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्चर की होती है, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा सा भी हार्म हो रहा है, वो बहुत मिनिमाइज करना पड़ेगा आपको एनिमल्स का वेलफेयर बनाए रखना है, ठीक है। उनका जो पोटेंशियल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी रिसर्च एक्टिविटीज़ के कारण, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आती है रिसर्च एथिक्स की कुछ कमिटीज, ठीक है। रिसर्च एथिक्स कमिटी सबसे पहले आती है रोल ऑफ रिसर्च एथिक्स कमिटीज। देखो जो आपकी रिसर्च एथिक्स कमेटी REC या जिसे आप इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRBC के नाम से भी जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जो आपके रिसर्च प्रोटोकॉल्स हैं, यानी जो रिसर्चर्स ने फॉलो करते हैं जब वो रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं या रिसर्च के प्रोसेस को कैरी आउट करता है, ये उन प्रोटोकॉल्स को, उन रूल्स को, गाइडलाइंस को, रेगुलेशंस को ये रिव्यू करते हैं और अप्रूव करते हैं, और उनको अप टू डेट रखना भी इनका ही काम है। इससे क्या होगा, ये इंश्योर कर पाएंगे कि जो एथिकल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस रिसर्च के लिए बनाई जा रही हैं, जो वो फॉलो कर रहे हैं, वो अपहेल्ड है, यानी वो अप टू डेटेड है, ठीक है। सो जो असेस है एथिकल इम्प्लीकेशंस का रिसर्च पे, यानी इन शॉर्ट जो ये असेस करते हैं, मतलब वो ये कमेटीज करेंगी। मतलब रिसर्च जो एथिकल इम्प्लीकेशन रिसर्च के कारण अराइज हो रही हैं, जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का प्रोसेस है उसको रिव्यू करना, इवन जो ऑनगोइंग स्टडीज हैं उनको मॉनिटर करना, ये सब कुछ रिसर्च एथिक्स कमेटी का ही काम है। ये उसको रिव्यू करेंगे, उसको अप टू डेटेड रखेंगे, ठीक है। अब कंपोजिशन और फंक्शनिंग क्या होती है रिसर्च एथिक्स कमेटी की। देखो जो रिसर्च एथिक्स कमेटी है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करती है। मतलब इसमें कोई एक बंदा नहीं होगा, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी यानी अलग अलग डिसिप्लिन से एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है। इसमें रिसर्चर्स होंगे, क्लिनिशियंस होंगे, एथिसिस्ट होंगे, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव यानी जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब, मतलब A to Z हर एक एस्पेक्ट से, हर एक डिसिप्लिन से कोई ना कोई बंदा यानी एक्सपर्ट बंदा होगा ही होगा। ये रिसर्च प्रपोजल्स को रिव्यू करेंगे, यानी देखो रिसर्च करने से पहले प्रपोजल बनाया जाता है ना, उसको रिव्यू करेंगे। उसमें अगर कोई एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं उसको अच्छे से असेस करेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी वे में वो एथिकली हार्म तो नहीं कर रहा, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे अप्रूवल को लेके, मॉडिफिकेशन अगर नेसेसरी है उसको रिकमेंड करेंगे, उसको भी कर देंगे। इवन अगर कोई रिसर्च को रिजेक्ट करना है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ये सीधा शॉर्ट उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। अब जैसे यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल का जिक्र हुआ है, पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक वो करते हैं, उन्होंने कहा था अगर आप रिसर्च प्रपोजल को लिख रहे हो, राइट कर रहे हो, उसमें इश्यूज आ रहे हैं, वो क्या चीज़ है, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। उन्होंने ऑप्शंस में आपको दे दिए थे। देखो सबसे पहले जब आप, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप एक रिसर्च प्रपोजल को लिख रहे हो। मतलब रिसर्च प्रपोजल में पूरी डिटेल होती है, हर चीज़ आप, मतलब जिसे ड्राफ्ट कह देते हो, प्रपोजल वही चीज़ है एक हिसाब से, मतलब कच्चा रिसर्च, उसमें बहुत सारी इश्यूज अराइज हो रहे हैं। सबसे पहले उनमें जो करेक्ट था, आपको जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसके रिगार्डिंग आप रिसर्च कर रहे हो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब रिसर्च आप और कुछ कर रहे हो, टॉपिक अलग है, वो तो कोई फायदा ही नहीं देगा, यानी टॉपिक बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से फ्रेम करना पड़ेगा, मतलब आपके टॉपिक के साथ अलाइन करने चाहिए आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपको हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स को और टॉपिक को ध्यान में रखते हुए फ्रेम करनी है। देन आपको एक करेक्ट रिसर्च मेथड चूज करना पड़ेगा। अगर आपका मेथड ही आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चंस के साथ अलाइन नहीं खाता तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको डाटा एनालिसिस टेक्निक बिल्कुल एक्यूरेट सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको जितने भी इश्यूज हैं, खास करके जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको कंसीडर करना पड़ेगा अगर आप एक स्ट्रॉन्ग या वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपका भाई रिसर्च प्रपोजल टाइम पास हो तो फिर आप इनको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे रिसर्च कमेटी में तीसरी मेजर चीज़ आती है एथिकल रिव्यू प्रोसेस। अब जो ये आपका एथिकल रिव्यू प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं वो सबमिट किए जाते हैं रिसर्च एथिक्स कमेटी को, ठीक है।
जो प्रपोजल्स एक बार सबमिट हो गए, फिर जो रिसर्च एथिकल कमेटी है वो उनको इवेल्युएट करती है। अब इवेल्युएट किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है कि उस प्रपोजल के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं अराइज होंगी, यानी कोई एथिकल इश्यूज तो नहीं अराइज होंगे। जो कम्युनिकेशन है वो कमेटी के डिसीजन की देन वो रिसर्चर को दे दी जाती है। यानी ये प्रोसेस कहीं ना कहीं ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो एथिकल कंसीडरेशंस है रिसर्च को लेके, यानी जो रिसर्च प्रपोजल कमेटी को सबमिट किया गया उनको पहले ही एड्रेस कर दिया गया रिसर्च के स्टार्ट होने से। यानी कहीं ना कहीं मतलब किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए, ना तो रिसर्चर को होना चाहिए ना सोसाइटी को होना चाहिए, अगर एक बार रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एंड नेशनल गाइडेंस। देखो जो रिसर्च एथिक्स कमेटी है उसको इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस दोनों के साथ अध्ययन करना पड़ता है। जैसे एक देखो कमेटी है उनके लिए भी कोई गाइडलाइंस होंगी, अगर वो रिसर्चर के लिए गाइडलाइंस बनाते हैं तो डैम श्योर उनके लिए भी कोई प्रिंसिपल्स होंगे जो उनको बताएंगे कि उन्होंने काम कैसे करना है, एथिकल कंसिडरेशंस को असेस कैसे करना है, रिव्यू कैसे करना है, रिसर्च प्रपोजल को रिव्यू कैसे करना है। इसमें जैसे एक बेलमोंट रिपोर्ट हो गया या डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की या लोकल रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करती हैं कि जो अब आपकी रिसर्च एथिक्स कमेटी है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स के मीट कर रही है या नहीं कर रही। सो जो ये गाइडलाइंस है ये कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं कि जो रिसर्च है वो एक एथिकल वे में ही कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं कि अगर आपने रिसर्च एथिक्स की अगर आपकी वायलेशंस हो रही हैं तो आप उसकी अगर आपको कुछ एग्जांपल्स पूछी जाएं पेपर में तो क्या क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहले तो जो रिसर्चर है उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने रिसर्च पार्टिसिपेंट यानी जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना ही करना है। उन्होंने जो रिसर्चर्स ने जो कंक्लूजन्स बनानी है या जो रिकमेंडेशंस देनी है वो उसी बेसिस पे होती है जो पार्टिसिपेंट ने डाटा प्रोवाइड किया, यानी जो डाटा रिसर्चर्स ने कलेक्ट किया और जो एनालाइज उसको जो मतलब थ्रू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स उन्होंने एनालिसिस किए हैं रिसर्च प्रोसेस में। सो कहीं ना कहीं रिसर्चर्स को एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइंस को यूज करना पड़ेगा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन खाते होंगे, मतलब मैच खाते होंगे। और इवन इसके रिगार्डिंग भी कुछ एथिकल कंसीडरेशंस होती हैं, जैसे जितना भी डाटा कलेक्ट किया उसकी प्राइवेसी को बताना, उसको प्रोटेक्ट करना एक्यूरेटली, ऑनेस्टली आपने प्रोवाइड करना है डाटा, ट्रांसपेरेंसी बनी चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल्स थी अगर आपके रिसर्च एथिक्स की वायलेशन हो रही है। ठीक है, मतलब इन चीज़ों की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आके आता है लास्ट मेजर चीज़ आती है एथिकल चैलेंजेस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। देखो नो डाउट ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं रिसर्च में, रिसर्चर भी ह्यूमन है, पार्टिसिपेंट्स भी ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो कई बार एथिकल इम्प्लीकेशंस अराइज होंगी, एथिकल चैलेंजेस अराइज होंगे, तो उसको मिनिमाइज करने की मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती है। देखो सबसे पहले आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो रिसर्चर है उनको पता होना चाहिए, वो अवेयर होने चाहिए और उनको हर चीज़ को मतलब वो किस तरीके से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है उसको यानी पोटेंशियल है मतलब राइज हो सकता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। देखो जब रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तब उसमें अकेला रिसर्चर होता है और जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं वो होते हैं। अब कमेटी तो वहाँ पे होगी नहीं, अगर मान लो कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया तो पता होना चाहिए रिसर्चर की वो किस तरीके से अराइज हुआ है, वो उसको किस तरीके से मैनेज कर पाएगा, यानी दैट में कंप्रोमाइज। अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हुआ है ना, माइट भी ये जो आपका डाटा की इंटेग्रिटी कह लो या रिसर्च प्रोसेस की इंटेग्रिटी होगी, जो ऑब्जेक्टिविटी जो उसकी ट्रांसपेरेंटी होगी या जो इम्पार्शियलिटी रिसर्च में, ये वो चीज़ों को अराइज कर सकता है। सो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर है या जो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है उसके लिए वो एसेंशियल है अगर आपने उसको मैनेज करना है। मतलब आपको रिसर्चर को कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हुआ है मतलब रिसर्चर और रिसर्च पार्टिसिपेंट के बीच में, उसको पब्लिक को बताना पड़ेगा। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जो रिसर्चर को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। आगे आता है डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। अब रिसर्चर को सेफगार्ड करनी पड़ेगी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियली उसको बनाई रखनी पड़ेगी रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाटा की। ये चीज़ को हमको पहले पॉइंट से ही कर रहे हैं। रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स का डाटा है या उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखना, एनोनिमस रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी भी तरीके में वो लीक नहीं होनी चाहिए। उसको कंप्लाई करना पड़ेगा जितनी भी डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है।
उसके जहाँ पे उसने डाटा को स्टोर किया, जो स्टोरेज है वो सिक्योर होनी चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। अनोनिमाइजेशन टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है, उनको छुपा के रखना ही टैलेंट है रिसर्चर का। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन एंड ऑथरशिप। अब रिसर्चर को अध्ययन करना पड़ेगा जितने भी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो ऑथरशिप के रिगार्डिंग है, उसको जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी जितने भी दूसरे स्कॉलर्स ने उसके रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं या उसने रिसर्चर ने उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की हेल्प ली है, उनको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। उसको जो अपना रिसर्च जब वो पब्लिश करेगा वो उसको रिस्पॉन्सिबली पब्लिश करना पड़ेगा, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। यानी रिसर्चर को प्लेगरिज्म अवॉइड करना है, उसको अपनी ऑथरशिप में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है। यानी अगर तो उसने जो काम उसने खुद किया वो खुद लिखेगा अपना नाम, अगर उसने किसी और के काम की हेल्प लिया तो उसको ड्यू कंट्रीब्यूशन जो उसका है, यानी जो उसका ड्यू कंट्रीब्यूशन बनता है उसको रिस्पेक्ट देते हुए उसका नाम मेंशन करना ही पड़ेगा। इवन जितने भी पब्लिकेशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस है वो रिसर्चर्स को फॉलो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है रिसर्च मिसकंडक्ट। देखो रिसर्चर को कंडक्ट करना पड़ेगा रिसर्च ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ। मतलब रिसर्चर को बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई झूठ नहीं बोलना, उसको हर चीज़ की इंटीग्रिटी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी पब्लिक को भी पता होना चाहिए और रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को पता होना चाहिए कि रिसर्च में हो क्या क्या रहा है। सो कहीं ना कहीं रिसर्चर को अवॉइड करनी पड़ेंगी प्रैक्टिसेस जैसे फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेगैरिज्म। देखो फैब्रिकेशन क्या होता है, यानी आप किसी और के काम को थोड़ा सा सही करके अपने नाम में छाप दो। सेम चीज़ प्लेगैरिज्म है, कहीं ना कहीं आपको झूठ नहीं बोलना, आपको जो सच है सच ही प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, उसकी बुनियाद सच पे डिपेंड करनी चाहिए, झूठ पे नहीं होनी चाहिए। सो जो इंस्टीट्यूशंस और रिसर्चर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी रिसर्च में अगर मिसकंडक्ट हो रहा है तो उसको एड्रेस करना और रिपोर्ट करना, ठीक है, समझिए। अब आगे ना एक टॉपिक आता है मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज का। वैसे तो ये ना मुझे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये वैसे टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का, ठीक है, वहाँ पे भी हम करेंगे। एक बार ना यहाँ पे भी आप कर लो, उन्होंने पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या है डिजास्टर मिटिगेशन में। डिजास्टर मिटिगेशन जब हो रही है तो आपको कोई, देखो आपको जब डिजास्टर अराइज हो रहा है आपको कोई ना कोई तो मेजर्स लेनी पड़ती हैं, वो स्ट्रक्चरल भी होती है नॉन स्ट्रक्चरल भी। उन्होंने आपकी नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स पूछी थी डिजास्टर मिटिगेशन में। सबसे पहले आता है हैजर्ड मैपिंग। देखो ये एक ऐसी नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है जिसमें आप मैपिंग एरियाज को असेस, मतलब आप जो एरियाज है ना खास करके उनको पहले असेस करोगे फिर उनको मैप करोगे। यानी ये वो एरियाज होंगे जिनमें सबसे ज़्यादा नेचुरल हैजर्ड्स आ सकते हैं, यानी वो एरिया फ्लड प्रोन है, अर्थक्वेक आ सकते हैं या लैंडस्लाइड आ सकते हैं। जब आप ऐसे एरियाज को, यानी जो वल्नरेबल एरियाज, जब आपको इनको आइडेंटिफाई कर लोगे, यानी इन शॉर्ट एज हार्ड मैपिंग आपको उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी और आपको गाइड करेगी आपने वहाँ पे लैंड यूज़ कैसे करना है। मतलब आप इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होगे, आप अच्छे से उनको प्लान कर पाओगे। जैसे अब देखो जैसे माउंटेन्स हैं, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड है, यानी जब इनकी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो ऑलरेडी एडवांस में ये चीज़ें स्टडी करके बताते हैं। या हाईवेज बनते हैं ना, वो पहले चीज़ें स्टडी कर लेते हैं, पहले मैप कर लेते हैं कि यहाँ पे भाई लैंडस्लाइड हो सकती है, यहाँ पे एरिया स्लिपरी है, यहाँ पे बिल्डिंग्स टिकेंगी नहीं। ये होती है हैजर्ड मैपिंग। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रोग्राम का। ये भी एक नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट लॉसेस जो डिजास्टर्स के कारण अराइज हो सकेंगे। ठीक है, देखो डिजास्टर्स हो गए, लॉसेस होंगे, अब उनके रिगार्डिंग आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए तो वो आपको इंश्योरेंस प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे। यानी ये चीज़ इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस के और कम्युनिटीज़ को हेल्प करती है कि अगर मान लो डिजास्टर के कारण उनका कुछ लॉस हुआ या उसको वो रिकवर कर सकते हैं और रीबिल्ड कर सकते हैं अपने बिजनेसेस को। नेक्स्ट आता है रेलोकेटिंग इक्विपमेंट आउटसाइड फ्लड प्लेस। ये भी एक नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है जिसमें आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट, यानी जो आपके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है या महंगे हैं, मतलब क्रिटिकल हैं, ठीक है, आप उनको सेफर लोकेशन पे शिफ्ट कर देते हो। यानी फ्लड प्रोन एरिया से उठा के सेफर लोकेशन पे आप उनको शिफ्ट कर देते हो। ये चीज़ से क्या था, इसका मेन लक्ष्य यही है कि आप जो पोटेंशियल डैमेज या डिस्ट्रप्शन हो सकती है फ्लड के कारण उसको आप मिनिमाइज कर रहे हो। ठीक है, यानी इन शॉर्ट हैजर्ड मैपिंग का लो या हैजर्ड मैपिंग, इंश्योरेंस प्रोग्राम या रेलोकेटिंग इक्विपमेंट आउटसाइड फ्लड प्लेस, ये 3 मेजर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स थे। यानी पेपर में आपको 5-7 ऑप्शंस दी थी, उनमें से ये पहले आपको मैंने बता दी, ये उसका करेक्ट आंसर था। यानी अगर आप
तो उन्होंने अदर ऑप्शंस में क्या दिया था, रेजिंग ऑफ होम्स इन फ्लड प्रोन एरियाज इज अ स्ट्रक्चरल मेजर एज इट इन्वॉल्व्स फिजिकली मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट बाय एलिवेटिंग और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑन स्टिल्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड वाटर। एक ऑप्शन थी, उन्होंने कहा था अगर आप फ्लड एरियाज में होम को ही रेज कर दो, मतलब अच्छी हाइट पे काम बनाओ, ये कोई नॉन स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल मेजर है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप फिजिकली मॉडिफाई कर रहे हो या तो इन्वायरमेंट को, जो जिस अब इन्वायरमेंट को आप कैसे मॉडिफाई कर रहे हो, क्योंकि आप एलिवेट कर रहे हो या स्ट्रक्चर्स ऐसे बिल्ड कर रहे हो कि जिससे आप उनको प्रोटेक्ट कर सको फ्लड वाटर से, ठीक है। सो अगर इसमें और भी आपको मैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स बताऊं कि जो डिजास्टर मिटिगेशन में यूजफुल है, तो उसमें ये सबसे पहले आ जाती है पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यानी आपको देखो जितने भी नेचुरल हैजर्ड्स हैं जो उनके रिलेटेड रिस्क हैं, या आप उनको किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हो, ये चीज़ें आपको पब्लिक को बतानी पड़ेगी। आप उनको पहले ही अवेयर कर दो कि मतलब इमरजेंसी में उनको पता हो कि वो खुद भी कुछ थोड़ा तो सिचुएशन को अपने आप टैकल कर सकते हैं, यानी वो अपने इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे उन्होंने कैसे जीना है, कैसे काम करना है। नेक्स्ट आता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यानी आप अच्छे से प्लान करो, प्रैक्टिस करो कि अगर डिजास्टर होता है ड्रिल्स कैरी आउट करो कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। यानी जो पीपल और कम्युनिटीज हैं उनको पता होना चाहिए कि डिजास्टर अगर हो गया वो मतलब वो प्रिपेयर होने चाहिए, यानी वो मतलब घबरा ना जाए सडनली, उनको वेल एडवांस में पता होना चाहिए कि कौन कौन से आप कदम उठा सकते हो। नेक्स्ट आता है अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखो कई बहुत ऐसे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है, इतनी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बन चुके हैं, यानी ये हेल्प करते हैं कि पीपल को डिजास्टर के होने से पहले ही वो इवैक्यूएट कर ले, यानी वो जो डिजास्टर प्रोन एरिया वहाँ से बंदों को निकाल लिया जाए, ताकि जो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके। सो यहाँ पे ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आपके लिए अकेली नॉन स्ट्रक्चरल मेजर नहीं, आपको कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चरल भी और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आप अच्छे टाइम ठीक टाइम पे ठीक स्टेप्स ले लेते हो तो एक तो डिजास्टर्स का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, इवन आप अपनी लाइफ्स को और दूसरों के लाइफ्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे, अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करोगे और एट द एंड अपनी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। वैसे ये पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का टॉपिक है, यहाँ पे मेंशन हो गया होगा गलती से जब मैं PDF फ्रेम कर रहा तो मैंने अभी करवा दिया, ठीक है। नॉलेज जितनी मिल जाए उतनी ही अच्छी होती है। अब लास्ट टॉपिक हमारे रिसर्च एथिक्स का, यानी कंक्लूजन क्या निकली। देखो हमने रिसर्च एथिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पूरी डिटेल में हर चीज़ कर ली। सो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो जो रिसर्च एथिक है ना, ये फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको रिसर्च को एथिकली ही कंडक्ट करना है। उसे जितने भी रिसर्च एथिक्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनसे अध्ययन करना पड़ेगा, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनका कंसेंट ऑब्टेन, यानी इन्फॉर्म कंसेंट ऑब्टेन करना है। हर तरीके के जितने भी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में एथिकल कंसीडरेशंस अराइज हो सकते हैं उनको रिसर्चर को कंसीडर करना ही पड़ेगा। उसे रिसर्च कमिटीज़ जो हैं, यानी जो रिसर्च एथिक्स कमेटी है, जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, यानी जो प्रोटेक्शन के लिए रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की या रिसर्च फाइंडिंग्स की इंटीग्रिटी के लिए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने इंटेग्रिटी के साथ, हर बंदे की रिस्पेक्ट के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना रिसर्च कंडक्ट करना है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखना है, एडवांसमेंट जो उसकी नॉलेज की हो रही है, ठीक है, करे वो रिसर्च के साथ, उसे करने से कोई नहीं रोकता, बट वो जब वो चीज़ को कर रहा है, रिसर्च को कर रहा है, जितनी भी राइट्स, वेलफेयर या इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी की डिग्निटीज हैं उनको सेफगार्ड करना पड़ेगा। सो जब आप रिसर्च एथिक्स को, यानी रिसर्चर जो रिसर्च एथिक्स के साथ अच्छे से अध्ययन करता है तो रिसर्च जो कर रहा है वो, यानी जो रिसर्चर है वो कंट्रीब्यूट करता है, जितनी भी उसकी रिसर्च जो उसने वर्क किया रिसर्च का या रिसर्च स्टडीज कंडक्ट किए, एक तो वो ट्रस्टवर्थी हैं, उस पर डिपेंड किया जा सकता है, वो क्रेडिबल है और उनका कोई भी नेगेटिव हार्मफुल इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, और इसके साथ हम आज का सेशन भी करते हैं वाइंड अप। बस अब हमारी जो ये रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है माइट भी, इसके बस 2 या हार्डली 3 सेशंस रहेंगे, जिसमें हम सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जो मतलब जिनकी 101% प्रोबेबिलिटी है वो दोबारा से पूछे जाएंगे पेपर में। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं कल विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू सेशन, विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।